इक्वल वेक्टर के बारे में मैंने बताया भी था। इक्वल वेक्टर में यदि ए और बी वेक्टर इक्वल हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी, वो मैंने लिखवाई थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जल्दी बोलो, किसी को याद है? मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल। दूसरा कंडीशन क्या था? डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन सेम। थर्ड जो था, दे मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। टाइप मस्ट बी सेम। दिख रहा है ठीक से? तो ये तो इक्वल वेक्टर का था। पैरेलल वेक्टर में क्या था? मैंने बोला था फर्स्ट कंडीशन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डिस्कस किया था हमने। दूसरा कंडीशन था डायरेक्शन सेम होना चाहिए। और कंडीशन की बात करूं तो यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं तो सम एम टाइम ऑफ बी वेक्टर होना चाहिए। और एम जो है वो क्या होगा? वो नेगेटिव नहीं होगा। याद आया कंडीशन? रिस्पॉन्ड करो कुछ, यस नो। यस सर यस। गुड। तो ए वेक्टर ये है, और ऐसे क्या होगा? बी वेक्टर होगा। जहां कोई दिक्कत हो बोल देना। फिर आएगा आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर में आप बोलो क्या होना चाहिए? सॉरी, पैरेलल वेक्टर में ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। देखो, कोई कोई बोल नहीं रहा, सब सुन रहे हैं बस गधों की तरह। ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बस डायरेक्शन सेम होने तक काफी है। एंटी पैरेलल की क्या कंडीशन, जल्दी बोलो? डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट टू इच अदर। ठीक है, ध्यान से सुनो। सिर्फ सुनने काम नहीं है, कान खोल के और समझ के। कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है, अच्छा, क्या समझ में आ रहा है? कोलिनियर वेक्टर क्या होना चाहिए? एनी गैस? सर सेम लाइन में एक्ट करना चाहिए जो भी वेक्टर होगा। सेम लाइन में मतलब एक तरह से देखा जाए तो पैरेलल वेक्टर जो है वो कोलिनियर वेक्टर ही होते हैं। ठीक है भाई, कोई वेक्टर ये है ए वेक्टर, और ये कोई बी वेक्टर है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, अब हम बात करें जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। क्या जीरो हो? मैग्नीट्यूड जीरो हो। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड।
ऐसे समझो कि मान लेते हैं एक वेक्टर है 5 यूनिट टूवर्ड्स नॉर्थ, उसको मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 वेक्टर आ जाएगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया। लेकिन हमें ये पता है किसी भी वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमें वेक्टर ही मिलता है। क्या मिलता है? वेक्टर ही मिलता है। तो 0 भी एक नंबर ही है। तो हमने 5 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया था या डिवाइड किया था, जो भी करते हैं, तो डिवाइड में तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 वेक्टर मिल गया। तो 0 वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है। तो 0 वेक्टर हो सकता है लेकिन उसके डायरेक्शन के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, उसका डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। यूनिट वेक्टर हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 यूनिट। मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। ध्यान से सुनना। और मैंने बोला था यदि कोई वेक्टर लेट ए वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर लिखना है, तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बताया था। यूनिट वेक्टर और ए वेक्टर, उसको लिखेंगे एक कैप से। और मुझे पता है किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें मिलेगा यूनिट वेक्टर। और मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका मैंने समझाया था, सिंपली ए लिखें या वेक्टर के बाहर मॉड लगा दें तो उसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर एक बार समझ लो। यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। तो मैग्नीट्यूड के बारे में तो मैंने बता ही चुका हूँ। भाई यूनिट वेक्टर है, क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बेटा? मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। और ऑर्थोगोनल का मतलब, ऑर्थोगोनल एक जनरल टर्म है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका जनरल मीनिंग है। तो मतलब एक यदि एक्सिस सिस्टम आपने देखा होगा तो ये आपका एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। सबको पता है था ना कि नहीं आता? जल्दी बोलो, यस और नो में आंसर दो। यस और नो? Yes, sir. गुड। तो एक्स एक्सिस के अलोंग को एक यूनिट वेक्टर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई कैप, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर हो गया, और आई कैप का मतलब हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। और वाई के अलोंग को रिप्रेजेंट करते हैं जे से, तो जे कैप हो गया जे वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर। और इधर के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। ये स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है, स्टैंडर्ड ऐसे डिफाइन किया गया है। तो आपको भी याद रखना आई कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यदि माइनस आई कैप होगा तो इसका मतलब 1 यूनिट यूनिट वेक्टर है लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ये आई कैप, जे कैप और के कैप ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। क्या है? ऑर्थोगोनल, क्योंकि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप जो हैं ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। क्योंकि ऑर्थोगोनल का एक जनरल मीनिंग होता है, ऑर्थोगोनल जनरल टर्म है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ये समझ में आ गए सारे पॉइंट? ये जल्दी बोलो, एक बार देख लो, रिवाइज कर लो। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो मुझे, यस और नो में आंसर।
यस सर। गुड। एनी कंफ्यूजन कोई भी बेटा? नो सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। फिर आ गया पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर को यहीं पर मैंने डिफाइन कर दिया है, दीज हैव स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्सेज एटसेट्रा। मतलब कहीं पर लगाएंगे तो कोई ना कोई उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, या पॉइंट जहां से स्टार्ट हो रहा होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो उसको बोलते हैं पोलर वेक्टर। ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस डेफिनेशन याद रहे तो वेल एंड गुड, नहीं भी याद रहे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है एक्सिस वेक्टर। एक्सिस वेक्टर जो है ये थोड़ा समझने वाली बात है। एक्सियल वेक्टर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिजिक्स में बार बार आएगा एक्सियल वेक्टर, और कई बार हम इमेजिन नहीं कर पाते चीजों को, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझना ठीक से। एक्सिस वेक्टर या एक्सियल वेक्टर, ये इसको एक्सिस वेक्टर भी बोलते हैं। जैसे हम बात करें, इसमें लिखा है दीज वेक्टर आर रोटेशनल इफेक्ट, दीज रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस तो पता ही है आपको। एक्सिस का मतलब होता है जैसे सर्कल में हम घूम रहे हैं, तो सर्कल का सेंटर के और सर्कल का जो प्लेन होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है? एक्सेल होता है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। गुड। अब एक्सेल वेक्टर में क्या होता है? एक्सेल वेक्टर हम डिफाइन करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। किससे डिफाइन करते हैं बेटा? राइट हैंड थंब रूल। इसको समझने की जरूरत है। तो राइट हैंड थंब रूल को डिफाइन करते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो सामने मैं नहीं हूं, ठीक है, नहीं तो मैं उस आपको दिखा देता, तो इसलिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और ये बार बार आएगा फिजिक्स में, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। राइट हैंड थंब रूल का मतलब होता है कि हमें क्या करना है। जैसे पहला फिगर है, इमेजिन करना बिल्कुल ठीक से। पहला फिगर है, उसमें जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। इतना तो इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? जल्दी बोलो यस और नो में। फिगर दिख रहा है अच्छे से? और जो फिगर 2 है, उसमें जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। मतलब अपने आप को इमेजिन कर लो, आप क्लॉकवाइज सर्कल में दौड़ रहे हो। पहले वाले फिगर में आप एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में दौड़ रहे हो। अपने आप को एज्यूम कर लो। इमेजिन किया? यस और नो जल्दी बोलो। बोलो। शांत हो जाते हो, पार्टिसिपेट नहीं करते हो यार। यस सर। यस सर, यस सर। गुड। अब जरा देखो, ध्यान से सुनना। अब आप ऐसे समझो, राइट हैंड सबको पता है, अपना राइट हैंड पता है, ठीक है। जैसा मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, क्योंकि मैं सामने नहीं हूं, इसलिए जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनते जाओ। या एक काम करूं, चाहो तो मैं 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर लेता हूं, तो शायद आपको और अच्छे से मैं दिखा पाऊं, फिर लिखवा देता हूं। मैं दिख रहा हूं सबको? दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? जल्दी बोलो। यस सर। अब राइट हैंड थंब रूल का मतलब है, मेरे हाथ में देखना, ठीक है। राइट हैंड, अपना अपना राइट हैंड, सब लोग अपने अपने वीडियो ऑन करो, सारे सारे ऑन करो वीडियो। हेलो? क्या हुआ? सर बस 1 मिनट। साहिल?
हाँ, सब ऐसे ही बैठे होंगे, फैले, कोई फैला होगा, कोई कुछ होगा। देखो इधर, राइट हैंड ये है, और अपना अपना राइट हैंड इमेजिन करो, और राइट हैंड से ऐसे होल्ड करो, ठीक है, ऐसे पेन को होल्ड किया, ठीक है, दिख रहा है सबको। अब राइट हैंड से होल्ड किया। अब ये जो है, यदि आप एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में दौड़ रहे हो, इसमें दौड़ रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो फिंगर को, ये फिंगर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रखो। यदि सर, आप, हाँ बोलो बेटा। सर ये तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग पढ़ चुके हैं ना। आपने कब किया? सर ये तो हम लोग बहुत पहले ही पढ़े, मीन्स इस क्लास में नहीं, ये तो 9th में ही पढ़ा दिया जाता है राइट हैंड थंब रूल। अच्छा 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 अच्छा, चलो इसमें हो सकता है कई लोगों को नहीं पता हो। यदि पता, राइट हैंड थंब रूल अलग जगह से अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, इसलिए यहाँ पर कैसे करना है वो उसको देख लो। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज दौड़ दौड़ रहे हो तो फिंगर को, ये फिंगर का कर्वेचर जो हो रहा होता है वो ऐसे, ये फिंगर का कर्वेचर है, फिंगर, ये कर्वेचर है, तो फिंगर कर्वेचर उसी डायरेक्शन में, उसी सेंस में रखना है। यदि ऐसे दौड़ रहे होते तो ऐसे रखता, यदि ऐसे दौड़ रहे होते, क्लॉकवाइज दौड़ रहे होते तो ऐसे रखता। तो जिस सेंस में दौड़ रहे हो, यदि एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखोगे, तो जो थंब जाएगा, थंब देगा एक्सियल वेक्टर को। थंब किसको बताएगा? एक्सियल वेक्टर को। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज में दौड़ रहे हो तो थंब इधर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये क्या जाएगा? आपका एक्सियल वेक्टर होगा। और यदि आप क्लॉकवाइज दौड़ रहे हो तो आप क्लॉकवाइज ये हो गया, तो क्लॉकवाइज में थंब जा रहा है नीचे, तो ये एक्सियल वेक्टर होगा। मतलब जिस सेंस में आप दौड़ रहे हो, उस सेंस में फिंगर को रखना है राइट हैंड की, तो जो डायरेक्शन आएगा वो एक्सियल वेक्टर होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, राइट हैंड थंब रूल। अब जरा देखो, तो क्या करना है? वी हैव टू कर्व, वी हैव टू कर्व fingers of right hand, fingers of right hand in the sense of rotation, in the sense of rotation, then thumb of right hand, thumb of right hand will give us direction of axial vector, direction of axial vector। इसको अलग अलग सेंस में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। यहाँ कोप्लेनर वेक्टर में आ जाते हैं। ये समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो, एक्सियल वेक्टर। एक बार यस नो में आंसर दे दो। यस सर। गुड। कोप्लेनर वेक्टर, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? कोप्लेनर, if vectors are in the same plane, if vectors are in the same plane, then vectors will be coplanar, vectors will be coplanar। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो समझने की जरूरत है। कोप्लेनर वेक्टर, यदि हम दो वेक्टर की बात करें तो दो वेक्टर ऑलवेज इन द सेम प्लेन, मतलब यदि दो वेक्टर हैं, ठीक है, तो दो वेक्टर ऑलवेज एक प्लेन ही बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसको करने से पहले, कोप्लेनर समझने से पहले एक हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेते हैं। हो सकता है बहुत लोगों को पता भी होगा,
नहीं पता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। वो प्रॉपर्टी क्या है कि वेक्टर को हम स्पेस में कहीं भी मूव करा सकते हैं, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर विल रिमेन सेम। तो वी कैन मूव या वी कैन शिफ्ट, वी कैन शिफ्ट vector anywhere in space, anywhere in space without changing its magnitude and direction, without changing its magnitude and direction, vector will remain same, vector will remain same। समझो इसका मतलब क्या है, तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि कि कोई एक ए वेक्टर है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, तो ये वही वेक्टर है। इसको यदि मैंने यहां पर शिफ्ट करा दिया और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, अभी भी इसका लेंथ 5 मीटर ही है, अभी भी नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो अभी भी वही वेक्टर है ये 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो यहां पर भी शिफ्ट करा दिया, तब भी ये वेक्टर वही वेक्टर है, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया है। तो वेक्टर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि स्पेस में हम जहां जरूरत के हिसाब से शिफ्ट करा सकते हैं वेक्टर को, और बस क्या ध्यान रखना है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना होने पाए और साथ में डायरेक्शन भी चेंज ना हो, तो वेक्टर में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब कोप्लेनर वेक्टर की बात करें तो इमेजिन करो कि जैसे मैंने बोला if vectors are in the same plane then vector will be coplanar। अब हम बात करते हैं, इस पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि दो वेक्टर के बारे में बात करें जरा, दो वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे। तो तो any two vector always in the same plane, any two vectors always in the same plane, always in the same plane, same plane। क्या ये लाइन समझ में आई है? जल्दी बोलो, क्या ये लाइन समझ में आई किसी को या कंफ्यूजन है? मुझे यदि पहले पढ़ा होगा तो चाहे समझ में आ गया हो, अदरवाइज मुश्किल है समझ में आया होगा। जल्दी बोलो, किसी को आया समझ में? मैं बोल रहा हूँ एक स्टेटमेंट, कोई भी दो वेक्टर है वो ऑलवेज सेम प्लेन पे होंगे। आया समझ में इस स्टेटमेंट का मतलब? सर इतना लंबा का इतना छोटा मतलब? क्या बेटा फिर से बोलो। सर इतना लंबा का इतना छोटा मतलब? नहीं, देखो इसमें बोला मैंने एनी टू वेक्टर्स, यदि कोई भी दो वेक्टर हैं तो वो हमेशा एक प्लेन में ही होंगे। इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर मान लो कि ये है एक वेक्टर ए, ये इसी प्लेन में है जहां मैं बना रहा हूं, और एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर क्या है, बी है, और वो ए के ऊपर है, ए के ऊपर है। तो मुझे पता है जो वेक्टर ए के ऊपर है बी वेक्टर, ठीक है, जो ए के ऊपर है बी वेक्टर, ए के ऊपर मतलब उसके ऊपर रखा नहीं हुआ है, उससे मतलब आपका जो स्क्रीन दिख रही होगी ना, स्क्रीन से 2-4 फीट ऊपर है, ठीक है। तो एक वेक्टर ये ए है स्क्रीन में, एक वेक्टर बी है जो स्क्रीन के 3 फुट ऊपर है, ठीक है। और उसका डायरेक्शन जहां एज्यूम करना है वहां एज्यूम कर लो, जिस डायरेक्शन में एज्यूम करना है उधर एज्यूम कर लो। तो हमें पता है कि उस वेक्टर को यदि मैं शिफ्ट करा दूंगा इसी प्लेन में, बस हमें क्या ध्यान रखना है
कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना होने पाए और डायरेक्शन चेंज ना होने पाए। तो ए वेक्टर, तो जो बी वेक्टर ऊपर रखा था उसको मैं यहाँ पर लेके ऐसे रख दिया, मैंने बी वेक्टर को यहाँ पर रख दिया। तो इन दोनों को मिला के ये एक प्लेन बनेगा। तो इसका मतलब होता है कि दो वेक्टर हम हमेशा क्या रहते हैं, वो एक प्लेन पे रहते हैं। राइट? आया समझ में? नहीं आया? क्योंकि अब सामने हो नहीं तो दिखाना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, थ्री वेक्टर जो होंगे, क्या वो एक प्लेन में होंगे या डिफरेंट प्लेन में भी हो सकते हैं? जल्दी बोलो। सर डिफरेंट में होंगे। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ऐसे मान के चलो कि एक वेक्टर ये ए है, ये भी इसी प्लेन में है, और एक वेक्टर बी है, ये भी इसी प्लेन में है। तो ये दो वेक्टर का तो एक प्लेन हो गया। और एक सी वेक्टर है जो ऊपर खड़ा हुआ है। कहाँ खड़ा हुआ है? स्क्रीन के ऊपर खड़ा हुआ है। तो वो आपका एक सी वेक्टर ऊपर की तरफ है, आपके प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? डिफरेंट प्लेन हो गया। क्या हो गया? डिफरेंट। तो अ, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, यदि क्रॉस बना हो, क्रॉस बना हो तो क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द प्लेन। क्या होता है? ये सिंबल याद कर लेना, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन क्रॉस का मतलब होता है। मतलब यदि मैं यहां पर क्रॉस बना दूं ना, ये क्रॉस, तो ये क्रॉस एक सी वेक्टर है जो क्या है, जिसका डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन है, अंदर घुसा हुआ है प्लेन के अंदर। तो मतलब ये तीनों वेक्टर फिर एक प्लेन में नहीं है, उसका अलग प्लेन हो गया। और यदि डॉट बना हुआ है तो डॉट का भी सिंबल एक सिग्निफिकेंस होता है। डॉट का मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन, आउट। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में ये सिंबल बने होंगे, तो आपको समझना है देख के सिंबल, आउटसाइड द प्लेन। मतलब जिस प्लेन में आप लिख रहे हो उसके ऊपर की तरफ, उसका पॉइंट किधर है? ऊपर की तरफ है। ठीक है? तो यहाँ पर एक, यदि मैं बना देता एक ऐसे करके, मतलब एक डी वेक्टर होता और उसका डायरेक्शन कहाँ होता? आउटसाइड द प्लेन, ऊपर की, आपके प्लेन के ऊपर जा रहा होता। तो ये डिफरेंट प्लेन हो गया। तो आपका तीन वेक्टर या तीन से ज्यादा वेक्टर एक प्लेन में भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लेन में भी हो सकते हैं। तो थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर, थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर, थ्री वेक्टर may be in same plane, may be in same plane, or may be in different plane, in different plane। वो हम सिचुएशन देख के ही बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन दो वेक्टर के बारे में एक जनरल स्टेटमेंट जरूर दे सकते हैं कि दो वेक्टर हमेशा क्या रहते हैं? वो सेम प्लेन में रहते हैं, क्योंकि वेक्टर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी वेक्टर को हम शिफ्ट करा सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या कोप्लेनर वेक्टर के बारे में समझ में आया? यस और नो में एक बार आंसर दो। यस सर। बाकी सौम्या, प्रेजेंट है सौम्या? उदित? उदित? उदित गायब है। साहिल? यस सर। हाँ, समझ में आया नहीं आया? समझ आया, समझ आया। ठीक है।
अब यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर ध्यान देना। एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं कि यदि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर बी है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर के लिए क्या करते हैं कि टेल ऑफ वन वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर की टेल से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। टेल ऑफ वन वेक्टर ज्वाइंट विथ टेल ऑफ अनदर। तो जो स्मॉलर एंगल होता है वो होता है एंगल बिटवीन वेक्टर। मतलब कहने का ये है कि यदि ए वेक्टर है उसको वैसे ही रखें और बी वेक्टर को शिफ्ट करा दें, और ये याद रखना है कि वेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। तो बी वेक्टर को मैंने ऐसे शिफ्ट करा दिया है, कीपिंग इन माइंड कि वेक्टर चेंज ना हो। और वेक्टर चेंज कैसे नहीं होगा कि उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही रहे और उसका डायरेक्शन भी जो था वही रहे। इस तरीके से हमें टेल से टेल को ज्वाइन कराना है। तो वी हैव टू शिफ्ट वन वेक्टर एंड ज्वाइन टेल ऑफ अनदर विदाउट चेंजिंग वेक्टर। तो जो इस ये स्मॉलर वाला एंगल होगा, एक एंगल तो ये थीटा बोल देता हूं, और एक एंगल ये भी हो सकता है, एक एंगल ये भी हो सकता है, इसे अल्फा बोल सकता हूं। तो ये जो थीटा है ये स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल। तो स्मॉलर एंगल को ही बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। क्या बोलते हैं, ऐसे ही डिफाइन किया गया है। नहीं तो लोग अपनी अपनी मनमानी करते, कोई अल्फा को एंगल बिटवीन वेक्टर बोलता और कोई बड़े वाले को एंगल बिटवीन वेक्टर बोलता, कोई छोटे वाले को बोलता। तो एक रूल बना दिया गया है, एक कन्वेंशन बना दिया गया है कि सब कोई स्मॉलर एंगल को ही एंगल बिटवीन वेक्टर बोलेगा। तो एंगल बिटवीन फैक्टर। तो प्रोसेस क्या हो गया है इसको निकालने का, वी हैव टू ज्वाइन, वी हैव टू ज्वाइन टेल ऑफ वन वेक्टर with tail of other, with tail of other without changing vector, without changing vector। without changing vector, then a smaller angle will be the angle between vector। जल्दी बोलो, क्या समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे डिफाइन किया गया है, यस और नो। सर दोनों दोनों के टेल को ज्वाइन करके जो छोटा वाला एंगल होता है उसको एंगल बिटवीन वेक्टर बोलते हैं। उसको एंगल बिटवीन वेक्टर बोल देंगे। और बस क्या ध्यान रखना है कि वेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। और वेक्टर चेंज कैसे नहीं होंगे कि उनकी लेंथ में भी कोई फर्क ना पड़े और उनकी डायरेक्शन में भी कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो जो स्मॉलर एंगल टेल और टेल के बीच में आएगा उसे बोलेंगे एंगल बिटवीन फैक्टर। राइट, सर हाँ बोलो। सर एग्जांपल वन में तो टेल ज्वाइन नहीं हुआ है। एग्जाम्पल में वही तो निकालना है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इतना ये लिख लिया सबने, कॉपी करते जाना, वैसे मैं शेयर कर दूंगा आज। अब जरा देखो एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल पे लेट से ये एंगल है थीटा। अब नाम पे मत जाना। और ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, और ये एंगल है थीटा,
और ये एंगल थीटा। हमें फाइंड करना है, हर केस में फाइंड करना है, फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। राइट, अब जरा गौर से देखो, यदि एंगल बिटवीन वेक्टर फाइंड करना है तो मैंने प्रोसेस बताया है, और जो हमें ये थीटा जो है ना, ये थीटा गिवन है हमें रेडियन में। ये जो थीटा गिवन है, थीटा इज इन रेडियन। पता है कि नहीं पता? ये डिग्री में भी हो सकता है, मैं रेडियन में दे रहा हूं, रेडियन। तो एंगल बिटवीन वेक्टर फाइंड करने का तरीका क्या बताया कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की क्या क्या करना है, ज्वाइन करना है टेल से टेल को। तो ये वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इसको लेट से मैं शिफ्ट करा देता हूं यहां पर, ऐसे ऐसे शिफ्ट कराऊं। तो मैंने इतना ध्यान रखा है कि डायरेक्शन में फर्क ना पड़े, मैग्नीट्यूड में फर्क ना पड़े। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, जल्दी बोलो। सर थीटा माइनस 180। बिल्कुल, 180 माइनस थीटा, 180 180 माइनस, 180 माइनस थीटा। वेरी थीटा। गुड। तो रेडियन में 180 का मतलब होता है पाई, तो पाई माइनस थीटा। तो बताओ छोटा वाला एंगल क्या है? वेक्टर एंगल, हाँ, एंगल एंगल बिटवीन। बिटवीन वेक्टर, तो वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया पाई माइनस थीटा। यही होगा स्मॉलर एंगल टेल टेल के बीच का। बात समझ में आई? यस सर, यस सर। अच्छा, इसमें क्या करना है? इसमें भी वही काम करें। इसमें तो क्या करें कि इस वाले वेक्टर को इधर शिफ्ट कर देते हैं। चलो, टेल से टेल ज्वाइन कराना है तो ऐसे कर देते हैं समझने के लिए। ये अभी भी मैंने ये ध्यान रखा है कि मैग्नीट्यूड वही रहे, डायरेक्शन भी वही रहे। तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा, जल्दी बोलो बेटा। सर पाई माइनस थीटा। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर टेल टेल के बीच में स्मॉलर एंगल, यही है। अच्छा, इस वाले का बताओ, थर्ड वाले का खुद से बताओ, फिर मैं लिखता हूँ। बताओ थर्ड वाले का। सर इसका भी पाई माइनस थीटा। इसको सेकंड वाला समझ नहीं आया। ऐसे शिफ्ट करें। यस सर। चलो, कौन सा वाला समझ में नहीं आया बेटा? सेकंड सेकंड। सेकेंड में मैंने इस वाले वेक्टर को, ये वाला जो वेक्टर है ना, इसको इधर शिफ्ट कर दिया है, तो टेल से टेल ज्वाइन हो गया। तो यही छोटा वाला एंगल हो गया ना, ये वाला। ये सर वाला ये वाला तो बड़ा एंगल होगा। यस सर। तो छोटे एंगल को ही तो एंगल बिटवीन वेक्टर बोलते हैं। तो सर इसमें पाई की वैल्यू क्या होगी? पाई डिग्री में 180 डिग्री होता है। डिग्री में 180 डिग्री होता है, और पाई दूसरा यूनिट है एंगल का लिखने का। डिग्री में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 180 माइनस थीटा। तो मैं किस में लिख रहा हूं, रेडियन में। मैं किस में लिख रहा हूं, रेडियन। रेडियन। हाँ, ठीक है। अभी इसका कन्वर्जन भी बता दूंगा, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन भी बता दूंगा। अब जरा देखो, ये थीटा है तो ये कितना होगा? ये भी पाई माइनस थीटा होगा। तो इसका आंसर भी कितना होगा, जल्दी बोलो। पाई माइनस थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस और नो? यस सर, यस यस सर। सर। गुड। अब एग्जाम्पल फोर का आंसर बताओ जल्दी। 2 पाई माइनस 2 थीटा। पाई माइनस थीटा। वेरी गुड। इसमें तो टेल से टेल ज्वाइन ऑलरेडी है, तो ये तो हम्म। बड़ा वाला एंगल है। अब
पूरा होता है 360, 360 कितना होता है, तो यदि पाई 80 होता है तो 360 का हो जाएगा 2 पाई, तो ये हो 2 जाएगा pi 2 पाई माइनस थीटा। तो इसका आंसर क्या हो गया, एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो गया, 2 पाई माइनस थीटा। minus theta अच्छा एग्जाम्पल 5 का आंसर तो जल्दी से 180 minus theta चेक करते हैं। इसको, इस वाले को इधर शिफ्ट करा देता हूं, चलो समझने के लिए इधर शिफ्ट करा दिया, तो ये हो गया, ये थीटा है, तो ये थीटा होगा भाई ये, यस और सर, ऑल्टरनेट ये एंगल। अल्टरनेट एंगल, वेरी गुड, तो ये थीटा होगा। तो ये वाला तो हो गया बड़ा वाला एंगल, बिगर एंगल, सर और 2 ये पाई वाला माइनस थीटा। क्यों, थीटा ही हो जाएगा ना बेटा, ये टेल टेल के बीच हाँ में ये हाँ एंगल सर, सीधे मिल गया, हाँ सीधे, सर यस सर। थीटा होगा सीधे मिल गया ना, गुड, थीटा थीटा, तो ये आंसर हो गया इसका। इसका बताओ 6 वाले का, 6 वाले का टेल्स टेल ज्वाइन कराना, तो एक काम करते हैं, इस वाले सर को इसका भी थीटा ही हो जाएगा। या इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं ऐसे करके, है कि नहीं, तो ये थीटा है, हाँ तो सर, ये कितना हो जाएगा, थीटा सर। थीटा थीटा, और यही स्मॉलर एंगल टेल टेल के बीच का हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले ये बताओ, क्या एंगल बिटवीन वेक्टर में समझ में आ गया, कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। यस सर। यस सर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर फोर्थ वाला नहीं आया। फोर्थ वाला नहीं आया, तो देखो फोर्थ वाले में क्या है कि फोर्थ वाले में टेल से टेल तो ज्वाइन ऑलरेडी है कि नहीं। यस सर। अच्छा टेल से टेल में ऑलरेडी ज्वाइन है, तो स्मॉलर एंगल ये वाला हो गया, यस सर। और बिगर एंगल ये है, यस सर। और बिगर एंगल का वैल्यू कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, यस सर। तो ये वाला एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 2 पाई, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 2 पाई, तो 252 पाई। तो 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा ये वाला, ये पूरे यस सर्कल में यस सर। ये कम कर दें, तो ये वाला मिल जाएगा हमें, है कि नहीं, यस सर। समझ में आ गया, यस सर। गुड 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 गुड। अब जरा देखो, अब कई लोगों को थोड़ा सा रेडियन, मैं यहाँ यूनिट यूज कर रहा हूं, और आगे फ्यूचर में याद रखना एसआई यूनिट, एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो रेडियन होता है, ठीक है ना। तो आगे अभी 10 तक भले ही डिग्री डिग्री चलाते आ रहे हो, ठीक है ना, लेकिन अब आगे रेडियन में ही यूज होंगे एंगल, क्योंकि यही स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा कन्वर्जन बता देता हूं जल्दी से। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये यहीं पर लिख देता हूं, पहला पॉइंट तो ये आया कि एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, इसको सिंपल लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में RAD, ये एसआई यूनिट है, पहली बात। एसआई यूनिट ऑफ एंगल क्या है, रेडियन है। अच्छा दूसरा बात कि कन्वर्जन की बात करें तो पाई का मतलब होता है, पाई का मतलब होता है, ये रेडियन में लिख रहा हूं मैं, किस में लिख रहा हूं, रेडियन में। एक मिनट रुको, बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं। यदि हम बात करें, इधर लिख रहा हूं रेडियन, रेडियन, इधर लिख रहा हूं डिग्री। अच्छा यदि पाई रेडियन है, तो पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, डिग्री में ऐसे लगाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, यूनिटरी मेथड, ध्यान देना। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, यूनिटरी मेथड, 180 डिवाइडेड बाय 3.14। पाई, पाई बोलो, ठीक है। तो
थीटा रेडियन कितना हो जाएगा? पाई इंटू थीटा, ये किस में हो गया? डिग्री में। तो ये थीटा जो है ये किस में है? रेडियन में है। और ये किस में है? डिग्री में है। तो यदि हमें इस फॉर्मूले से यदि हमें डिग्री में पता है तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, और डिग्री में पता है तो रेडियन में पता है तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। जल्दी बोलो, समझ में आया क्या? करके देख लो चाहे। यदि मुझे थीटा दिया है, मुझे डिग्री में पता है, ठीक है, तो डिग्री मतलब अल्फा पता है, तो सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ अल्फा की जब 360 करो तो देखो थीटा का वैल्यू कितना आता है? 2 पाई आएगा, नहीं आएगा? ये समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो यार। क्या एक था? एक बार यस और नो में आंसर दो जल्दी से। म्यूट करके रखो, म्यूट करके बैक एंड पे। नो सर, नहीं आया। अरे नहीं आया बेटा? सर, सिंपल सा ही। 1 से नहीं आया। ये पहला लाइन क्लियर है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस सर। अच्छा, तो 1 रेडियन क्या 180 डिवाइड बाई पाई हो जाएगा? कैसे होगा? अरे यदि यदि पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा? पाई से डिवाइड करूंगा ना मैं, इसको इधर ले जाऊंगा। ये एक काम करो, दोनों तरफ पाई पाई से डिवाइड करूंगा तो इधर 1 रेडियन बन जाएगा ना। यस सर। तो 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर हो गया? 180 माइनस 180। 180 बाई पाई हो गया। यस सर। तो 1 रेडियन इतने डिग्री के बराबर है, तो थीटा रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? इंटू थीटा। यस सर। बस। तो यहाँ यदि डिग्री में पता है तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, और रेडियन में डिग्री में पता है तो रेडियन में, रेडियन तो डिग्री, इस फॉर्मूले से। कितने लोगों को समझ में आया है? बिल्कुल सिंपल है यार, ये तो सिंपल सी मैथ है जो आप पहले पढ़ते आ रहे हो। यूनिटी में एक मजदूर ने इतने दिन में इतना काम किया, 15 इतने दिन में करते हैं तो एक कितने दिन में कर पाएगा? वही चीजें हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? राजश्री है प्रेजेंट? यस सर। समझ में आया नहीं आया? यस सर। सौम्या? सौम्या यस सर। समझ में आया? हाँ सर। बोल देना बेटा, बैठे मत रहना। उदित, ये आ जा कौन रहा है? उदित है ना? चलो इसकी क्लास में लेता हूं आज। फिर है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में अब यहां से जो हम बात कर रहे थे वेक्टर अलजेब्रा, तो अब यहाँ से अभी तक तो ये जर्नल टर्म वगैरह पढ़ रहे थे, एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होते क्या है, वेक्टर की प्रॉपर्टी वगैरह डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ से जो हम बात कर रहे थे वेक्टर अलजेब्रा की,
जो मैथमेटिकल लॉज हैं, जैसे स्केलर में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, अब यहाँ से वही लॉज वेक्टर के लिए शुरू हो रहे हैं। तो ये आपका आ गया यहाँ से वेक्टर लॉज। और वेक्टर लॉज में पहला लॉ एडिशन का पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको आता है वो भी ध्यान से सुनेगा, जिसको नहीं आता है उसको तो सुनना ही सुनना है। एडिशन ऑफ वेक्टर में पहले हम कुछ चीजें लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। तो लेट देयर आर टू वेक्टर, एक ए वेक्टर है एंड एक बी वेक्टर है। ध्यान से सुनते जाना, देयर आर टू वेक्टर ए एंड बी, राइट। और स्मॉल ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ऑफ ए वेक्टर। बी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, और थीटा जो है ये भी गिवन है हमें, एंगल बिटवीन वेक्टर। बिटवीन वेक्टर, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमें फाइंड करना है, ऑब्जेक्टिव जो है हमारा है वो ऑब्जेक्टिव है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से जो एक नया वेक्टर बनेगा, जिसको हम आर वेक्टर बोल रहे हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है। आर को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? टर्म बिल्कुल याद रखना, रिजल्टेंट वेक्टर। और आर वेक्टर फाइंड करने का मतलब क्या है? आर वेक्टर फाइंड करने का मतलब समझो पहले। आर वेक्टर फाइंड करने का मतलब है, हमें पता है वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आर वेक्टर फाइंड करने का मतलब है हम आर वेक्टर का क्या फाइंड कर लें? मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। अब मैग्नीट्यूड को इन दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करें, यहां से आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। क्या? मैग्नीट्यूड। दूसरा, उसका डायरेक्शन फाइंड कर लें। यही फाइंड डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, ये फाइंड कर लें तो हमें कंप्लीट आर वेक्टर मिल जाएगा। तो पहले ये बताओ कि हमें क्या गिवन है, क्या करना है, ये दिमाग में पिक्चर क्लियर है? यस और नो? इस तरह सिंपल लैंग्वेज में कुछ नहीं बता सकता, बिल्कुल क्लियर करके बोला है। हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए उसका मैग्नीट्यूड है ए का, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर है। हमें ऑब्जेक्टिव है एक नया वेक्टर फाइंड करना है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या है, सम है। और नया वेक्टर आर कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा तो मैग्नीट्यूड उसका फाइंड कर लें, और दूसरा पार्ट क्या है उसका डायरेक्शन फाइंड कर लें, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। अब आ जाते हैं एडिशन के दो लॉज हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक तरह से देखा जाए तो ट्रायंगल लॉ और वेक्टर लॉ कोई, तो पैरेललोग्राम लॉ कोई डिफरेंट नहीं है, वो एक ही चीज है। और इसमें कोई बड़ी बात
नहीं है, तो मैं ये सब मिटाता हूं और सारा कुछ हम डिटेल में करते हैं, ध्यान देना। सर जब हम लोग ये ऐड करेंगे तो एडिशन होगा, ये रिजल्टेंट सम होगा, अलजेब्रिक सम होगा इनका? एल्जेब्रिक सम नहीं होगा बेटा, एल्जेब्रा, अब एल्जेब्रा भूल जाओ। अब ये वेक्टर एक नए तरीके के रूल है, तो वही रूल अब यहाँ सीख रहे हैं, ठीक है। अब उसको भूल जाओ, स्केलर एल्जेब्रा को। अब देखो, ये गिवन है पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ध्यान देना, एक वेक्टर मेरे पास ए है, चलो ये हमारे पास एक बी वेक्टर है, और एक वेक्टर ये लेट से ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर। बहुत ध्यान से सुनना। जैसा हमें पता है ट्रायंगल लॉ, नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, नाम से ही कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ मतलब ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, मेरे वर्ड को बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने का तरीका होता है, ट्रायंगल बनाने का तरीका है कि वी हैव टू ज्वाइन टेल ऑफ वन वेक्टर विथ टेल ऑफ विथ हेड ऑफ अदर। एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन करना, ठीक है। ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट ये है, पहला स्टेटमेंट ये ट्रायंगल लॉ का पहला स्टेटमेंट है कि ट्रायंगल कैसे बनाना है। उसने बताया कि एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन कराना है, और ये तो बाय डिफॉल्ट है कि ऐसा करते समय वेक्टर चेंज नहीं होने चाहिए। और वेक्टर कब चेंज नहीं होंगे, कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क ना पड़ने पाए, और किसी वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज ना हो, मतलब वेक्टर चेंज नहीं होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से जरा हम फिगर बनाते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ने जस्ट बोला कि पहला स्टेटमेंट उसका है कि एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन कराना है, तो करते हैं। तो मैं क्या करूं, ए वेक्टर को वैसे ही का वैसे ही रखता हूं। ए वेक्टर को मैंने वैसे ही रख दिया, उतना ही लेंथ है, उतना वही डायरेक्शन है। और बी वेक्टर की टेल को ए के हेड से ज्वाइन करा देता हूं, क्योंकि ट्रायंगल लॉ का पहला रूल है कि एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन कराना है। तो मैंने चलो उसकी बात मान ली, पहला रूल मान लिया। अच्छा, यदि मैं टेल से टेल ज्वाइन कराता, क्या कराता, टेल से टेल को ज्वाइन कराता, तो कुछ ऐसे रखता। ये सब समझने के लिए बता रहा हूं। यदि ज्वाइन कराता तो ऐसे होता, ई वेक्टर कहाँ होता, यहाँ होता। तो डॉटेड वाले सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूं, बाकी जो डार्क वाले हैं वही एक्चुअल पोजीशन है। तो ऐसा होता, और यदि ऐसा होता तो ये जो एंगल होता, ये क्या होता, जल्दी बोलो। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बिल्कुल, वेरी गुड, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये एंगल भी क्या उसी के बराबर होगा। यस यस सर। सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत यस ध्यान। सर। हाँ, गुड गुड, ध्यान से सुनते जाओ, सब समझ में आएगा, बस कंसंट्रेशन की जरूरत है। सामने हो नहीं तो मैं तुम सिखाई देता अच्छे से। अब वहां पर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैक एंड पे ज्यादा बढ़ जाती है कि तुम्हें कैसे सुन रहे हो। अब क्या करना, पहला स्टेटमेंट उसने जो बोला कि टेल ऑफ वन वेक्टर विथ टेल ऑफ अनदर ज्वाइन करना है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ लिख भी लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है टेल ऑफ वन विथ हेड ऑफ अदर, ट्रायंगल लॉ का। टेल ऑफ वन विथ हेड ऑफ अदर, हेड ऑफ अदर। चलो पहला काम कर लिया। फिर उन्होंने बोला सेकंड स्टेटमेंट ट्रायंगल लॉ का ये है कि
जो फ्री टेल है, फ्री मतलब जो खाली है, तो यही वाला एंड तो खाली है, क्योंकि ये वाला टेल और ये हेड तो ज्वाइन है। और जो फ्री हेड है, ये फ्री हेड है, ये अभी कोई ज्वाइन नहीं है, उनको ज्वाइन करा देना है। करा देते हैं भाई, उनको ज्वाइन करा दिया। तो ये, और इसका डायरेक्शन फ्री टेल से फ्री हेड होगा, तो फ्री टेल से फ्री हेड की तरफ एरो लगा दिया। तो ये जो वेक्टर बनेगा ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, उसने ये बोला। ये क्या होगा, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन होगा। तो ये ट्रायंगल लॉ, तो ये पूरा परफेक्ट ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल मैं नेमिंग कर देता हूं ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल बन रहा है, ये पॉइंट कैपिटल ए बोल देता हूं, ये पॉइंट कैपिटल बी बोल देता हूं, और ये पॉइंट कैपिटल सी बोल देता हूं। तो ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट टेल ऑफ वन विथ टेल ऑफ अदर। दूसरा स्टेटमेंट है द रिजल्टेंट वेक्टर, the R vector will be from free tail to free head। तो रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया हमें। अब यहां पर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, इस पॉइंट को डी बोल देता हूं। तो क्या पहले ये बताओ ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट क्लियर है कि नहीं है? अभी कैलकुलेशन तो करेंगे बाद में, पहले स्टेटमेंट क्लियर है कि नहीं है? ये फिगर बनाना आ गया, क्या स्टेटमेंट है ट्रायंगल लॉ का? जल्दी एक बार बोल दो या सर नो में। यस सर। यस बिल, सर। यस बिल, सर। बिल्कुल रट्टा मार देना, यही रूल है, ये ट्रायंगल लॉ है। लॉ में कोई आर्गुमेंट नहीं किया जाता, उन्होंने बोल दिया है, ऐसे डिफाइन किया है, हमें ऐसे मानना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होते हैं, ठीक है, या ये एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस किए जाते हैं, या प्रैक्टिकल किया जाता है, फिर ये लॉस फॉर्म किए जाते हैं बैक ट्रैक करके। इसलिए ये पहले इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है, और फिर उसके एक सिस्टमैटिक अप्रोच बना दिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉस बोल रहे हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब ये तो ट्रायंगल लॉ हो गया, कैलकुलेशन अभी करेंगे। अब पैरेललोग्राम लॉ में क्या है? पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट है, एक एक करके करते हैं, कि जैसा नाम से लग रहा है, पैरेललोग्राम बनाना है। क्या बनाना है? पैरेललोग्राम। चलो बनाते हैं पैरेललोग्राम। उसने बोला पैरेललोग्राम कैसे बनाना है? उसने बोला टेल ऑफ वन वेक्टर ज्वाइन टू द टेल ऑफ अनदर। कर देते हैं ज्वाइन भैया। सर हाँ बोलो बेटा बोलो। सर ये ट्रायंगल लॉ का सेकंड लॉ में क्या लिखे हैं? द रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम फ्रॉम फ्री फ्री टेल टू फ्री हेड। तो फ्री टेल ये, फ्री हेड ये, तो ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, आर वेक्टर ए से सी की तरफ। अब जरा देखो पैरेललोग्राम में क्या बोला उसने, कि टेल ऑफ वन वेक्टर विद टेल ऑफ अनदर। और वो चीजें हमें याद रखनी है कि वेक्टर चेंज नहीं होने चाहिए, तो वो तो होने नहीं देना है। तो जो उसने बोला मैंने कर दिया। तो उसने बोला कि एक का टेल दूसरे के टेल से ज्वाइन करा दो, तो हमने एक का टेल दूसरे की टेल से ज्वाइन करा दिया, और वेक्टर चेंज होने नहीं दिए, वही डायरेक्शन है, वही मैग्नीट्यूड है। तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। फिर उन्होंने बोला है कि एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लो, जैसा नाम से लगी रहा है ना पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम फॉर्म कर लो। कर देते हैं पैरेललोग्राम फॉर्म। तो ऐसे पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, और इसके पैरेलल एक ऐसे बना देते हैं। तो इस तरीके से कुछ क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये पैरेललोग्राम बनाना आ गया नहीं आया? जल्दी बोलो। तो पहला स्टेटमेंट पैरेललोग्राम का लिख लेते हैं, ज्वाइन टेल ऑफ वन विथ टेल ऑफ अदर।
बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना, बस समझते जाना बेटा, कंसंट्रेट हो। अब बोला कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो जो ज्वाइनिंग टेल थी वहां से अपोजिट डायगोनल, अपोजिट कॉर्नर पे ज्वाइन करा दो। तो ज्वाइनिंग टू टेल टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ पैरेललोग्राम करा दिया। तो ये जो वेक्टर आएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो ए और बी वेक्टर का एडिशन बताएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट उसका ये है कि रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट आर वेक्टर will be from joining tail to opposite corner of parallelogram। तो ये बना लिया। अच्छा, इनकी भी नेमिंग कर देते हैं जैसा इनका किया था। तो इसको बोल देते हैं कैपिटल ए, इसको बोल देते हैं कैपिटल बी। यहाँ पर भी क्या करूं, ऐसे समझने के लिए ये ड्रॉ कर लेता हूं, और ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तो ये स्टेटमेंट है। अच्छा, क्या जरा देखो, क्या एबीसी ट्रायंगल, जो ट्रायंगल लॉ में एबीसी ट्रायंगल है, जो पैरेललोग्राम लॉ में एबीसीडी ट्रायंगल है, क्या ये दोनों डिफरेंट है या एक ही है? सर एक ही है। एक ही है, वेरी गुड। और क्या एडीसी ट्रायंगल जो है ट्रायंगल लॉ वाला, और जो पैरेललोग्राम लॉ में एडीसी ट्रायंगल है, क्या ये वही है या डिफरेंट है? सर वही है। वही है, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही है। सिर्फ दो मूर्खों की वजह से या दो जिद्दी लोगों की वजह से ये हमें चीजें अलग अलग लो। अलग अलग करनी पड़ रही हैं, एक ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। बाकी किसी ने चाहे ट्रायंगल लॉ को फॉलो करें तब भी वही रिजल्टेंट वेक्टर का उतना ही लेंथ होगा जो पैरेललोग्राम में लेंथ बना हुआ है, और वही डायरेक्शन होगा, चाहे हम ट्रायंगल लॉ से कैलकुलेट करें या पैरेललोग्राम लॉ से कैलकुलेट करें। दोनों में तो वही उतना ही लेंथ है, उतना ही वही डायरेक्शन है, बिल्कुल वही है, सब कुछ वही है। बस दो लोग थे कि एक बोला ट्रायंगल लॉ से नहीं, मैं ट्रायंगल लॉ से करूंगा भाई, उसने कहा भैया तू ट्रायंगल बना के कर ले। और एक जिद्दी आदमी था, उसने बोला पैरेललोग्राम लॉ के बना करूंगा, उसने कहा भैया तू ठीक है पैरेललोग्राम बना ले। कोई दिक्कत है कि या कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड। तो कोई डिफरेंट चीज नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो यूज कर लो। अब यस सर। अब कैलकुलेशन पार्ट में आ जाते हैं। ये एंगल अल्फा है, तो क्या ये इस वाले फिगर में भी ये अल्फा ही होगा? और यदि ये एंगल यहाँ पे बीटा है, तो क्या इस वाले फिगर में ये एंगल बीटा ही होगा, क्या अलग हो जाएगा? सर वही रहेगा। वही रहेगा, वेरी गुड। तो अब कैलकुलेशन पर्पस के लिए बेटा म्यूट कर लो किसी का माइक ऑन। अब कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम कोई भी फिगर देखते जाओ, आप जिसको ट्रायंगल लॉ पसंद है वो ट्रायंगल लॉ वाला फिगर देखता जाए, जिसको पैरेललोग्राम लॉ वाला फिगर पसंद है तो पैरेललोग्राम लॉ वाला देखता जाए कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर अब हम बात करें जो अल्फा बीटा है, अब फिगर देखो, फिगर में अल्फा जो है, कोई फिगर देख लो, अल्फा है एंगल मेड बाई रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए वेक्टर, है कि नहीं? जल्दी बोलो, यस और नो। यस सर। और बीटा जो है वो है
एंगल मेड बाई आर वेक्टर विथ कौन सा वेक्टर? बी वेक्टर। बी वेक्टर। वेरी गुड, ऐसे रिस्पॉन्ड करते हो तो मुझे भी थोड़ा लगता है कि पढ़ रहे हो। गुड। अब कैलकुलेशन पार्ट पे आ जाते हैं। तो दो ऑब्जेक्टिव थे। एक ऑब्जेक्टिव था रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था डायरेक्शन को फाइंड करना। तो पहले ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव वन ये फाइंड करें। इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी है। क्या ये सबका मतलब एक ही है? जल्दी बोलो। मैग्नीट्यूड। यस सर। अच्छा, यस सर। गुड गुड गुड। अब यहाँ पे जरा एक आध चीजें और जरा देखो, यहाँ पर फिगर देखना ठीक से। जो ए बी का लेंथ है, कोई भी फिगर देख लो, ए बी का लेंथ क्या मॉड ऑफ ए वेक्टर के बराबर है या सिंपली ए के बराबर है? यस सर। क्योंकि यही तो उसका मैग्नीट्यूड है, यही तो उसका लेंथ है। अच्छा, क्या बी सी जो है वो किसके बराबर है? जल्दी बोलो। सर बीसी वेक्टर बी के। वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। पूरा बोलो, जैसा बोलोगे वैसे ही वैसे ही लिखोगे फिर। तो ए बी जो लेंथ है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और जो बी सी लेंथ है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब जरा गौर से देखो, यदि मैं हम ट्रायंगल देख रहे हैं, हम करना आपको है, मैंने सब कुछ यहाँ पर डिजाइन कर दिया है। अब सिंपल मैथमेटिक्स से आपको करना है। ट्रायंगल बी डी सी, कोई फिगर देख लो, ये ट्रायंगल दिख रहा है? यस सर। अच्छा, ट्रायंगल में साइन कोसाइन वगैरह के रूल तो पता ही होंगे। साइन थीटा क्या होता है बेटा? फिगर देखो और बताओ, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता? यस सर। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में? बोलो। सीडी। सीडी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? सर बीसी। बीसी। वेरी गुड। अच्छा, तो यहां से सी डी डिवाइड बाई बीसी। बीसी का लेंथ किसके बराबर है? बी के बराबर है। वेक्टर बी। वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड। तो यहां से मैग्नीट्यूड। सी डी का वैल्यू कितना आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी साइन थीटा। यदि मैं यस सर। इसी ट्रायंगल में कॉस, इसका पर्पस है ये आगे यूज होगा इसलिए निकाल के रख लिया है मैंने इसको। सी डी का यूज होगा इसलिए मैंने इसको निकाल के रख लिया। अच्छा, इसी ट्रायंगल में यदि मैं कॉस थीटा अप्लाई करूं, कॉस थीटा क्या होता है? जल्दी बोलो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पर? बेस सर बीडी। और हाइपोटेन्यूज कितना है? बीसी। बीसी। तो यहां से बी डी बाई बीसी, बीसी का वैल्यू कितना है? स्मॉल बी। तो यहां से बी डी का वैल्यू क्या है? बी कॉस ऑफ थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? सिंपल। यस सर। अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है ये तो सबको पता होना चाहिए। अच्छा, अब सर ट्रायंगल एक देखो। क्वेश्चन है। बोलो बेटा बोलो। सर जो ट्रायंगल या पैरेललोग्राम जिसमें भी, हम्म। सर आपका ए वाला साइड जो है सर, वहाँ वेक्टर बी है। फिर से बोलो। सर ऊपर, सर जो ए वाला साइड है जहाँ सर थीटा है, हाँ तो उसमें जो ए के ऊपर सर वेक्टर बी है, हाँ, ए के ऊपर है वेक्टर भी। हाँ, और सर इधर बीसी भी वेक्टर बी है।
नहीं, BC का लेंथ B वेक्टर के बराबर है, वो समझा, डॉटेड लाइन समझाने के लिए सिर्फ। अच्छा। ठीक है ना, जो एक्चुअल फिगर है वो डार्क वाला ही है। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे जरा आप देखना, ट्रायंगल ABC, क्या ये ट्रायंगल दिखा? जल्दी बोलो, कोई फिगर फॉलो करो। ABC। यस सर। अब बेटा पूरा काम हो चुका है। ADC में AD क्या है? यदि अल्फा को एंगल मानूं तो AD क्या है? बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है? बेस है। बी कॉस थीटा। AD बेस है, AD बेस है, और CD क्या है? CD सर परपेंडिकुलर है। वेरी परपेंडिकुलर गुड, है। परपेंडिकुलर है, और CD परपेंडिकुलर है, और AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। तो बेटा क्या AD का लेंथ पता है आपको? AD किसके बराबर है? AD है AB प्लस BD, यस सर। और AB जो लेंथ होगा वो A वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। A और प्लस B cos थीटा। वेरी गुड, B cos थीटा, ये BD का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अच्छा, AD, तो अब हमारे पास AD का लेंथ है, AD का लेंथ हमारे पास है, मतलब बेस का लेंथ हमारे पास है, और BD का लेंथ हमारे पास है, मतलब परपेंडिकुलर का लेंथ हमारे पास है। तो किसी ट्रायंगल में यदि बेस का लेंथ हमारे पास है, परपेंडिकुलर लेंथ हमारे पास है, तो क्या हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकाल सकते हैं? यस सर। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम, वेरी गुड। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा? रूट ओवर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब यहां पर सारी वैल्यू पुट कर दें, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये आपका है ये आपका है A प्लस B cos थीटा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आपका B sin थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओपन कर लेते हैं। अब प्योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, सब समझ चुके हैं हम, इसको सॉल्व करना है, नथिंग एल्स, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ओपन कर लेते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वही A प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, A प्लस बी का स्क्वायर 2AB cos थीटा। ये तो पहले वाले ब्रैकेट को हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया, प्लस दूसरा वाला हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें क्या करें, आप गौर से देखो, सर बी स्क्वायर कॉस थीटा। हाँ कॉस, वेरी गुड, हाँ सही बोल रहे, कॉस होगा, कॉस, ठीक है। अच्छा, और ये वाला और ये वाला दोनों को एक साथ कर दें तो B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? जल्दी बोलो। तो यहां से AC इज इक्वल टू रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस इधर 2AB cos थीटा और साइन स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। ये पता है कि नहीं पता यार?
साइन स्क्वायर Yes, थीटा sir, प्लस yes, sir. कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्या हो जाएगा Yes, ये sir. ए स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2ab cos थीटा। कॉस थीटा। तो एसी जो लेंथ है, एसी लेंथ जो है वो आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब जरा फिगर देखो, एसी जो लेंथ है क्या वही आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा? ट्रायंगल देखो, क्या जो एसी लेंथ है, भाई लेंथ आर वेक्टर एसी, एसी वही आर वेक्टर ए से सी की तरफ है ना, Yes, sir. तो क्या उसका जो एसी लेंथ आई वही आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा? यस सर। वेरी गुड। तो एसी जो लेंथ है वही क्या है, वही है आर वेक्टर का Magnitude of R. मैग्नीट्यूड ऑफ आर। वही क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, वही है मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया मैग्नीट्यूड का। रट्टा मार दो, डायरेक्ट फॉर्मूला बार बार यूज होगा। क्या लंबा जाएगा ना? क्या बेटा? क्या इमेजिन कर पा रहे हो? भाई यही लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, लेंथ कैलकुलेट कर लो आर वेक्टर का। आर वेक्टर का लेंथ क्या है, एसी के बराबर है। तो हमारा मेन फोकस एसी लेंथ को कैलकुलेट करने का है। तो जो चीजें गिवन है उनका यूज करके हमने क्या कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके एसी लेंथ कैलकुलेट कर ली है। वो आया एसी लेंथ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और इस फॉर्मूले में सारी चीजें हमें बिल्कुल क्लियर हैं। वो क्या क्लियर है कि यहाँ पर जो ए है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी है वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर है। तो यहाँ पर यदि हम देखा जाए तो कितनी चीजें हैं यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर चीजें आ रही हैं। एक तो ए है और एक आपका इस फॉर्मूले में बी आ रहा है टर्म, और एक आ रहा है आपका आर टर्म, और एक जो आ रहा है वो थीटा। मतलब 4 पैरामीटर हैं। कितने पैरामीटर हैं बेटा? 4 पैरामीटर हैं और फॉर्मूला एक है। तो 4 पैरामीटर में इफ एनी 3 आर गिवन, if any 3 are given, then we can find fourth पैरामीटर। जल्दी बोलो, समझ में आयो कि नहीं? सोच लो, समझ लो, फिर डायरेक्शन वाले पार्ट में आते हैं। ये लास्ट वाला नहीं आया। लास्ट लाइन का ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना? फॉर्मूला समझ में आ गया? नो सर। नहीं, ये फॉर्मूला तक पहुंच गए तो सर कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं। और ये लास्ट वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, लास्ट वाला, आर। हाँ सर वो आ गया। ये मतलब r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये सर वो आ गया। तो इस फॉर्मूले में मेन ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में 4 ही चीजें तो हैं, ए बी आर क्यू थीटा। आर थीटा। तो इस फॉर्मूले में यदि इन 4 में से कोई 3 चीजें पता है तो उस फॉर्मूले में रख देंगे, चौथी आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। यस सर। ये मतलब है। क्लियर? यस सर। एक बार सारे लोग सोच समझ के बोलो, समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़े। अनिकेत यस सर आ गया। आ गया, साहिल
यस सर आ गया है। शाश्वत आया? यस सर आ गया। सौम्या? यस सर। गुड। ध्यान से सुनना ठीक से। हाँ, राजश्री, यस सर। कोई कंफ्यूजन है बेटा? नो सर। गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट। तो एक पार्ट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको पता है क्या था? जल्दी बताओ, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? इतना तो ध्यान में। डायरेक्शन। डायरेक्शन। ऑब्जेक्टिव सेकंड, डायरेक्शन। और डायरेक्शन का मतलब पता है क्या है? डायरेक्शन का मतलब है अल्फा को फाइंड करना या फिर बीटा को फाइंड करना। अल्फा फाइंड करना या फिर बीटा फाइंड करना, ये मतलब होता है डायरेक्शन का। अच्छा, समझो कैसे। जैसे हमें ए वेक्टर के बारे में सब पता है, तो मैं ऐसे बता सकता हूं ना कि ए वेक्टर से अल्फा बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, ऐसे बोलूंगा ना। या बी वेक्टर से बताना है तो बी वेक्टर के बारे में पता है मुझे, तो बोलूंगा बी वेक्टर से क्लॉकवाइज बीटा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर। ए वेक्टर से बोलूंगा तो ए वेक्टर से क्या बोलूंगा कि बोलूंगा ए वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, है कि नहीं? फिगर देखो, यदि मैं आर यस सर। वेक्टर के बारे में, डायरेक्शन के बारे में कुछ बात करूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा? मुझे ए के बारे में नॉलेज है तो मैं ए के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, बी के बारे में नॉलेज है तो बी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा। तो मैं बोलूंगा ए वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है जो रिजल्टेंट वेक्टर है। या बी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो बोलूंगा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बी वेक्टर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बीटा एंगल बना रहा है कि नहीं? फिगर देख लो, क्या मेरे जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसको फिगर से रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। गुड। मतलब कहने का ये है कि जैसे मुझे किसी का एड्रेस बताना है, मुझे किसी का एड्रेस बताना है किसी बंदे को, तो मैं उसको, यदि उस बंदे को जहां पर जिस जो एड्रेस पूछ रहा है उस लोकेशन के बारे में कुछ अता पता नहीं है, तो मैं उसको कुछ भी बोलता रहा हूं कि यार वहां जाओ, वहां पर एक मंदिर है। जब उसने वो मंदिर देखा ही नहीं है तो वो क्या मानेगा? फिर बोलूंगा मंदिर से, मंदिर के बगल में जो है वो पांडे जी का घर है। ठीक है, अब उस इमेजिन ही नहीं कर पाएगा कि जब उसने देखा नहीं है वो लोकेशन वगैरह कुछ, तो वो क्या करेगा? हाँ, तो यदि मुझे एग्जैक्ट उसको एड्रेस बताना है ना, तो पहले पूछूंगा तुम बताओ यार वहां पर मंदिर देखा है, तो वो कहेगा हाँ मंदिर देखा है। अब मुझे पांडे जी का एड्रेस बताना है तो बोलूंगा जो मंदिर है, मतलब उस बंदे को मंदिर के बारे में इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही यहां पर मुझे ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना? तो बोलूंगा यार वो मंदिर जो है, तो उसको दिमाग में मंदिर आ जाएगा, तो मंदिर से दाहिने साइड जाना, मंदिर से दाहिने साइड जाना, 3 घर छोड़ के पांडे जी का घर है। ये वही चीज है कि मुझे ए के बारे में पता है तो रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बताना है मुझे, तो बोलूंगा यार ए वेक्टर जो है ना, ए वेक्टर के बारे में सब पता है, जैसे मंदिर के बारे में पता था, तो ए वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना अल्फा एंगल पे, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर मिल जाएगा। ऐसे ही यदि मुझे बी वेक्टर के बारे में पता है तो मैं बोलूंगा यार बी वेक्टर है ना, जो बी वेक्टर है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमना बीटा एंगल पे, तो जो एक वेक्टर मिलेगा वही है आर वेक्टर। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो सर। गुड। तो अब आ जाते हैं डायरेक्शन में, मतलब अल्फा और बीटा के बारे में बताना है। तो जरा, अब कुछ नहीं है, यहाँ पर सब कुछ कर चुके हैं। ट्रायंगल देखो,
इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, जरा फिगर में एक बार और दिखाता हूं। ट्रायंगल दिखा सबको? ADC, ADC ट्रायंगल में यदि मैं tan थीटा लिखूं तो tan थीटा, सॉरी tan अल्फा लिखूं, ADC ट्रायंगल में tan अल्फा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। tan अल्फा क्या होगा? सर CD अपॉन AD। वेरी गुड, परपेंडिकुलर CD अपॉन AD। तो tan अल्फा CD अपॉन AD, राइट। CD के बारे में हम कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा। CD कितना आया था हमारा? CD आया था B sin थीटा, देख लो, CD आया था B sin थीटा, B sin थीटा, सॉरी स्मॉल b, CD आया था स्मॉल b sin थीटा। AD जो था हमारा वो पूरा बेस था ना बड़ा वाला, तो वो A प्लस B cos थीटा था। देखो ये कैलकुलेट किया है, ये AD। तो यहां से हमें भाई B तो पता था, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, मतलब वो नोन है हमें, A भी पता है, थीटा भी पता है, तो मुझे tan अल्फा मिल जाएगा। तो tan अल्फा मिल जाएगा तो अल्फा भी मिल जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी कई लोगों ने, जिसको समझ में आ रहा है वो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला रिजल्ट भी याद कर सकते हो, B sin थीटा डिवाइड बाई A प्लस B cos थीटा। एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया अल्फा, और अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय वेक्टर R विथ, अल्फा क्या है? एंगल ऑफ R वेक्टर विथ A वेक्टर। किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, राइट। अब कई लोगों को इनवर्स के बारे में नहीं पता होगा, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इनवर्स का मतलब होता है कि जैसे आपको स्टैंडर्ड वैल्यू लेके बताऊं, कि जैसे होता है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 है, यही होता है ना tan 45 डिग्री का वैल्यू, होता है नहीं होता बेटा? पता है कि नहीं पता? यस और नो? हेलो, tan 45 डिग्री का वैल्यू अनिकेत यस सर। पता है नहीं पता? हाँ सर पता है। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं, यदि ये थीटा होता, इसका मतलब क्या होता? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ जाता? 45 डिग्री। तो ये इनवर्स का मतलब है, मतलब ये वैल्यू पता है तो मुझे क्या मिल जाएगा? एंगल मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो। हाँ सर। गुड, लिसन नो केयरफुली। सर। अच्छा, यहां तक समझ में आया? ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसी को मतलब ये लिखना, ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब यदि इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू क्या है? 1 है, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री। उसको लिखने का तरीका ये है, ऐसे।
और कुछ नहीं। मतलब यदि वैल्यू पता है तो एंगल ऐसे निकालेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका अभी आगे आएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब यहाँ पर याद करने का तरीका समझा देता हूँ। रिजल्टेंट का तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रट्टा मार दो। अल्फा, अल्फा किसके साथ है? ए के साथ है। याद करने का तरीका ध्यान से देखना, अल्फा ए के साथ है, अल्फा ए के साथ है, तो ए यहां पर अकेले आएगा नीचे। ठीक है, ऊपर बी आएगा, नीचे यहां पर प्लस में बी आएगा। साइन थीटा ऊपर ही रहेगा, कॉस थीटा नीचे ही रहेगा। याद करने का तरीका। ऐसे ही यदि मुझे निकालना होता बीटा, तो बीटा क्या लिखता मैं? tan इनवर्स, मैंने तरीका क्या बताया? मैंने तरीका बताया है कि ये जिसके साथ एंगल है वो यहां पर अकेले आएगा। तो ये बीटा किसके साथ है? जल्दी बोलो, बीटा किसके साथ है? फिगर देखो, ए के साथ कि बी के साथ? कोई तो बोल दो। तो बीटा है बी के साथ प्लस, तो बी यहां पर अकेले आएगा, तो यहां पर ए आएगा और यहां पर भी ए आएगा। साइन थीटा ऊपर ही रहना है और कॉस थीटा नीचे ही रहना। तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो यार। तो ये हो गया एंगल ऑफ आर विथ बी वेक्टर और सेंस क्लॉकवाइज, समझ में आया कि नहीं आया? सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए डायरेक्शन। ये वाला tan अल्फा समझ में आ गया था बेटा? सर डायरेक्शन सेकंड बीटा। बीटा, अच्छा अल्फा समझ में आ गया था ना? हाँ सर। अल्फा समझ में आ गया तो मैंने अल्फा से ही रिलेट कर दिया है। ठीक है ना, अल्फा से रिलेट किया है। जैसे अल्फा यहां पर आया था तो अल्फा किसके साथ एंगल था? ए के साथ, तो ए यहां पर अकेले है और ऊपर बी साइन थीटा, नीचे बी कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही बीटा जो है वो किसके साथ है? बी के बी साथ के है, साथ। तो बी को मैंने यहां पर अकेले रखा है और ऊपर Yes. ए साइन थीटा हो जाएगा, नीचे ए कॉस थीटा। ये याद करने का तरीका। Yes, ठीक है, sir. पक्का? Yes, sir. गुड। तो ये हो गया, तो ये आपका एडिशन ऑफ वेक्टर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? रिवाइज जरूर करना जाके। अब ये है, तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं ध्यान से। एडिशन ऑफ वेक्टर में देयर आर टू लॉज, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉज। तो दो वेक्टर का एडिशन हमने निकाला है। ट्रायंगल लॉ में एक का टेल दूसरे के हेड से ज्वाइन करते हैं, तो फ्री टेल से फ्री हेड की तरफ जो वेक्टर आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। पैरेललोग्राम लॉ में टेल को टेल से ज्वाइन करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो जो टेल से टेल ज्वाइन वाला कॉर्नर है उसको अपोजिट कॉर्नर से की तरफ जो वेक्टर जाएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। फिर हमने प्योर मैथमेटिकल प्रोसेस करी हुई है। हमने ट्रायंगल देखा है, क्या गिवन है, क्या निकालना है, तो एसी लेंथ निकाल लिया है। एसी लेंथ के लिए निकालने के लिए सारा कुछ ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी है हमने। एसी लेंथ ही क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वही हमने कैलकुलेट किया है।
और वो आया √a² + b² + 2ab cos थीटा। ऑब्जेक्टिव 2 में हमने डायरेक्शन निकाला है अल्फा और बीटा। अल्फा जो है वो आर का डायरेक्शन है ए के साथ, बीटा है आर का डायरेक्शन बी के साथ, और अल्फा का वैल्यू ए के साथ है तो tan इनवर्स ऊपर b sin थीटा डिवाइड बाई a + b cos थीटा, और बीटा बी के साथ है तो tan इनवर्स a sin थीटा डिवाइड बाई b + a cos थीटा। पॉलीगन लॉ बिल्कुल सिंपल है। पॉलीगन लॉ क्या है कि गौर से देखो, यहां पर कितने वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, आर वेक्टर। तो बेसिकली ये जो आर वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। जो आर वेक्टर है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, इन 4 वेक्टर का सम जो आया है वो आर वेक्टर। तो फिगर गौर से देखो, मैं फिर से बना देता हूं। बेसिकली क्या है कि गौर से देखो, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ए वेक्टर है, वो ए वेक्टर यहां पर हम बनाते हैं, ये ए वेक्टर है, और ये क्या है, बी वेक्टर है, ये जो है ये बी वेक्टर, और ये जो है ये सी वेक्टर है, और ये जो है वो डी वेक्टर है, और ये जो है वो ई वेक्टर है, और ये जो है ये इसका एरो ऐसे है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन सब का सम होगा। तो कैपिटल लेटर कर देता हूं, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो ये इन 5 वेक्टर का सम है। ध्यान से देखो ये कैसे सम है। ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर में एक का हेड एक की टेल से ज्वाइन है, यस और नो? ए और बी वेक्टर में ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर की टेल से ज्वाइन है। यस और नो? सब कोमा में चले जाते हैं। यस सर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर में ट्रायंगल लॉ के हिसाब से बात करूं तो ये क्या होगा, ये क्या होगा बोलो? रिजल्टेंट सर a resultant vector will be equals to Resultant a vector. vector plus b vector. अरे गुड 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 गुड। मतलब ये जो R1 वेक्टर्स को यदि बोलूं तो R1 वेक्टर किस किस का रिजल्ट है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे वेरी वेरी गुड वेरी गुड, ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्ट है। तो मतलब मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर की जगह सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर लिख सकता हूँ। यस सर। तो मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को हटा देता हूँ ना, यहाँ से ए वेक्टर को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर को आर वेक्टर से रिप्लेस कर दिया। आर वेक्टर से। वेरी गुड। अब आर वेक्टर और सी वेक्टर एक का हेड एक की टेल से ज्वाइन है, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये जो होगा, ये R2 वेक्टर जो होगा, आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर का समान। अरे वेरी गुड, यही तो चाहिए। R2 वेक्टर जो होगा वो R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर होगा। तो क्या मैं सी
वेक्टर और r1 वेक्टर को r2 वेक्टर से रिप्लेस कर सकता हूँ? यस सर। कर दिया, कर दिया, ठीक। अब क्या r2 वेक्टर का हेड d वेक्टर की टेल से ज्वाइन है? तो r2, तो ये जो वेक्टर होगा ये किन दो वेक्टर का सम होगा? ये r3 बोल देता हूं। डी वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। वेरी गुड। तो जो r3 वेक्टर होगा वो होगा r2 वेक्टर प्लस d वेक्टर का सम। अच्छा, क्या अब मैं d वेक्टर को, d वेक्टर r2 को इससे रिप्लेस कर सकता हूं? अब इसमें ट्रायंगल अप्लाई करो, कौन से दो वेक्टर किसके सम के बराबर है? कौन से दो वेक्टर किसके? इसमें ट्रायंगल अप्लाई करो, देखो किन दो का सम थर्ड के बराबर है? सर R3 और E का। बिल्कुल, r3 भाई जिसका हेड और टेल, तो r3 का हेड b की टेल से e की टेल से ज्वाइन है, तो ये फ्री टेल फ्री हेड, तो यही तो r वेक्टर है। तो बेसिकली जो r वेक्टर है वो किन दो का सम है? r3 और e वेक्टर का सम है। अब मैं क्या करूं, r3 का वैल्यू यहां रख देता हूं, तो r3 का वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा, r2 प्लस डी प्लस ई। सिमिलरली r2 का वैल्यू रख देता हूं, तो r2 का वैल्यू रख दूंगा r1 प्लस सी प्लस डी ऑलरेडी है प्लस ई। अब मैं r1 का वैल्यू रख दूं, तो r1 का वैल्यू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस ये c ऑलरेडी है, t ऑलरेडी है, e ऑलरेडी है। तो ये क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, मतलब ये पैरेललोग्राम लॉ का मतलब क्या, बहुत सारे वेक्टर का सम, ये r वेक्टर। सर लास्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं समझ आ रहा सर। कहाँ से? ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये R वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर। ये r3 है ना, जैसे ये सर। r3 का वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पर उठा के, ओके। r3 का वैल्यू यहाँ पर रख दिया, तो ये r2 प्लस डी आ गया, ऐसा ये सर। और फिर मैंने r2 का वैल्यू भी रख दिया और फिर r1 कर दिया। समझ ओके गए? सर। यस सर, यस सर। गुड, ये किया है और कुछ नहीं। तो यहाँ से ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जल्दी सोच लो, समझ लो, इतना समझ में आया, अच्छे से नहीं आया? अब जल्दी से सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, फिर रिजोल्यूशन वाला पार्ट नेक्स्ट टाइम करेंगे। सब्ट्रैक्शन कर देते हैं क्योंकि एडिशन जैसा ही है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, तो लेट्स से ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, सॉरी ए वेक्टर है और दूसरा जो है वो बी वेक्टर है। सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है और बाकी सब चीजें वही है। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ए है, बी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, बी वेक्टर है। थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट। तो एडिशन के बारे में हमें पता है, ध्यान से देखना, ये आपका ए वेक्टर है, दिख रहा है ठीक से ना, ये आपका बी वेक्टर है और ये एंगल बिटवीन वेक्टर। आपको अच्छे से पता है जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो चाहे पैरेललोग्राम से कर लूं चाहे ट्रायंगल से कर लूं, चलो पैरेललोग्राम बना लेता हूं यहाँ पर। और ये जो होगा ये आपका होगा रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर जो होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो लिखूंगा रूट ओवर ए स्क्वायर। बोलो जरा, आप बोलो ए स्क्वायर, फार्मूला याद हो कि नहीं याद हो? ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos टू थीटा। वेरी गुड, cos थीटा। अच्छा, अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव इस केस में है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैलकुलेट करना, ठीक है। और ए वेक्टर जैसे एडिशन से एक नया वेक्टर बना था, ऐसे सब्ट्रैक्शन से भी एक नया वेक्टर बनेगा, उसको मैंने R1 वेक्टर नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि R वेक्टर मैंने सम वाले को बोल दिया है, इसलिए नया नाम दे देता हूँ R1 वेक्टर जो हमें निकालना है। ध्यान से सुनो, अब क्या करें, यदि ऑब्जेक्टिव ठीक से देखा जाए तो ये जो है ना, ये ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये है। मतलब ये देखा जाए तो अभी भी हम एडिशन ही कर रहे हैं, अभी भी हम एडिशन ही कर रहे हैं, वी आर एडिंग, वी आर एडिंग टू वेक्टर्स, अभी भी हम दो वेक्टर ऐड कर रहे हैं, टू वेक्टर। कौन कौन से? एक ए वेक्टर है और दूसरा जो वेक्टर है वो माइनस बी वेक्टर, बस डिफरेंस ये है। वहां पर ऐड कर रहे थे हम कौन कौन से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो फिगर बनाया वहां पर ए और बी वेक्टर को ऐड किया है, और यहां पर जो ऐड करना है हमें वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो चलो ठीक है, तो यदि आपका ये बी वेक्टर है तो उसके अपोजिट उसका नेगेटिव वेक्टर ये होगा। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को लेके? ये माइनस बी वेक्टर होगा। भाई नेगेटिव का मतलब क्या है? डायरेक्शन अपोजिट बट मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। यदि बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर की बात करूं तो अभी भी मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर वो अभी भी कितना होगा? बी वेक्टर ओ बी के बराबर होगा, बी के बराबर होगा। बी के बराबर होगा, हम्म, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू बी। अपोजिट होगी। हाँ, तो डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू बी। अपोजिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अपोजिट टू बी वेक्टर, गुड। अच्छा, तो अभी भी हम एडिशन कर रहे हैं दो वेक्टर का। एक हमारे पास वेक्टर ए है और एक जो वेक्टर है वो क्या है? वेक्टर माइनस बी। चलो, यदि ये एंगल थीटा था तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। अच्छा, रेडियन में होगा तो पाई माइनस थीटा, थीटा। राइट। तो यदि बोला ना जाए तो बाय डिफॉल्ट रेडियन में मान के चलना, ठीक है, क्योंकि ऐसा यूनिट वही है। अच्छा, तो यदि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बात करूं तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में आपने
अच्छे से देखा है कि यदि दो वेक्टर को ऐड करते हैं और ऐड करने से रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो किन चीज की जरूरत पड़ती है, किन चीज की जरूरत पड़ती है? एक तो जिन वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और एंगल बिटवीन वेक्टर की जरूरत पड़ती है, यही जरूरत पड़ती है ना। यदि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो यहां भी, अभी फिगर मत देखो, फिगर में समझा दूंगा। तो यदि मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर जिसको मैं R1 वेक्टर बोल रहा हूं, तो R1 वेक्टर में ए वेक्टर फॉर्मूला अप्लाई करें एडिशन वाला, भाई ऐड ही तो कर रहे हैं दो वेक्टर को, एक ए वेक्टर है एक माइनस बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बोलो, ए स्क्वायर, ए हो जाएगा, तो ए वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है तो प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब यहां पर एंगल बिटवीन वेक्टर कितना है, पाई माइनस थीटा है, यही स्मॉलर एंगल होगा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड किसका, ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और देख लो, पैरेललोग्राम बनाऊं तो ये जो होगा यही वो वाला डायगोनल होगा, R1 वेक्टर ये होगा और R1 वेक्टर क्या होगा, इन दो वेक्टर का सम होगा। अच्छा, यही यदि ये एंगल डायरेक्टली पता होता, लेट से ये एंगल अल्फा होता, तो R1 को मैं डायरेक्टली लिख देता ऐसे करके, क्या दिक्कत है, R1 वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, वो अल्फा है तो अल्फा लिख दूंगा। समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो। सब्ट्रैक्शन एक बार बोलो, यस और नो। यस सर, यस सर, यस सर। विजुलाइज हो गया? हाँ सर, हो गया। चलो तो ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो ये सब Thank you, चीजें sir. हैं, इतना पढ़ के आना अच्छे से, और कोई दिक्कत हो तो पूछना, ठीक है? यस सर। सर वीडियो भेज दीजिएगा ना सर ग्रुप पे? हाँ वीडियो भेज दूंगा, ये नोट्स भी डाल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके।